चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अपनी जो स्लिट S1 के सामने हमने जो थिन फिल्म लगाई थी उस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास एक YDSC का अरेंजमेंट है, दोनों स्लिट्स के बीच में सेपरेशन स्मॉल d है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में जो सेपरेशन है बेटा आपके पास वो कैपिटल D है। स्लिट्स S1 और S2 पर लाइट आ रही है जिसकी वेवलेंथ आपके पास लैम्डा है। स्लिट S1 के सामने हमने एक थिन फिल्म रखी हुई है, ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट, जिसकी थिकनेस आपके पास T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके पास म्यू है। अब सामने वाली जो स्क्रीन है उस पर हम जानते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ नहीं हल्का सा ऊपर आएगा। वो कितना ऊपर आता है हमें पहले से आइडिया है भी, हमें सारी की सारी कैलकुलेशन उसकी पता भी है, और अगेन फ्रिंज विड्थ वगैरह पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अब डिस्कस करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इंटेंसिटीज पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि S1 में से जो लाइट आ रही है उसके कारण स्क्रीन के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी I1 है, S2 के कारण जो लाइट आ रही है उसके कारण स्क्रीन के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी I2 है। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटीज क्या होगी। सबसे पहले अपन एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा सिमेट्रिक पॉइंट है, जो O वाला पॉइंट है, वहां पर क्या होगा। वहां पर इस बार मैक्सिमा बने ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब मस्ट नहीं है कि यहां पर मैक्सिमा बने ही बने। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी वो इस बात पर डिपेंड करती है कि यहां पर एक्चुअली पाथ डिफरेंस कितना है। आप बोलोगे सर इस वाली वेव ने और इस वाले वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें हल्का सा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर इसने ट्रेवल की है एक मीडियम में और इसने बड़ा ट्रेवल की है ऑफ कोर्स एयर के अंदर। आप ऐसा कह सकते हो कि पॉइंट O की अगर मैं हल्की सी रिसर्च करनी है तो मैं कहूँगा कि पाथ डिफरेंस इज बेसिकली S1O डैश माइनस S2O। सर O डैश क्यों लिखा बेटा। S1O डैश मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक्चुअल में ये लेंथ S1O है नहीं। सर कितनी है बेटा, एक्चुअल में ये लेंथ है S1O में से इस T को माइनस करो और इस T की जगह आप म्यूटी रखो। हाँ ये वाला जो है लेंथ है ये तो S2O ही है, और हम जानते हैं कि S1O और S2O तो दोनों बराबर है। तो O पॉइंट पर आपका कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है एंड दैट पाथ डिफरेंस इज म्यू माइनस 1 इंटू T। अगर पाथ डिफरेंस है तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर कोई ना कोई फेज डिफरेंस भी होगा। फेज डिफरेंस विल बी ऑफ कोर्स 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। सो इस पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू T। इस पॉइंट पर O पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी उस रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू होगी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव हम निकाल चुके हैं, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू T। अगर मान लो कि S1 और S2 से दोनों से इंटेंसिटी अगर सेम आती है तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कि आपका I1 और I2 सेम होता तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I नोट प्लस 2I0। बेटा मैं उसको 2I0 को अगर बाहर निकाल लूँ तो 1 प्लस कॉस डेल्टा फाइव। बेटा 1 प्लस कॉस डेल्टा फाइव कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 दैट कम्स आउट टू बी 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा 5 बेटा निकाल चुके हैं, बाई 2 करूंगा तो पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू T। ये लीजिए बेटा आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये 0 से लेकर 4I0 तक कुछ भी हो सकती है। ये एक्सप्रेशन तब सही है जब बेटा दोनों जो स्लिट्स है उनसे इंटेंसिटी बराबर बराबर आती हो, और ये वाला एक्सप्रेशन तब सही है जब इंटेंसिटीज बराबर ना भी आए। हमें ये तो हमेशा वैलिड है। ये बेटा आपके O पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला, या फिर बेटा फॉर्मूला ना मानो तो एक तरह से अपना सवाल है। इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि सर यहां कहीं कोई पॉइंट है P जो इस O पॉइंट से y डिस्टेंस दूर है, सर क्या आप यहां पर भी इंटेंसिटी लिख सकते हो क्या। बेटा बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जो लाइट आएगी S1 से भी आएगी और S2 से भी आएगी। इंटेंसिटी पॉइंट P पर क्या होगी उसको डिस्कस करते हैं बेटा हल्का सा।
इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर इंटेंसिटी डिस्कस करते हैं। अगेन तुम जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाथ डिफरेंस। सर पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस बेटा ऑफ कोर्स S2P माइनस S1P। सॉरी बेटा ये S1P सिर्फ दिखने के लिए इसे एक बार के लिए S1P डैश लिख देते हैं, तो मैं उसे कह सकता हूं कि दैट इज S2P माइनस S1P का डैश। S2P तो ठीक है, S1P डैश को क्या लिखूं? तो आप बोलोगे सर पहले S1P में से T को तो माइनस कर दो और इस T की जगह म्यूटी लगा दो। ठीक है, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। S1P में से T को माइनस कर दो और उसकी जगह म्यूटी लगा दो, और मेरे पास पाथ डिफरेंस आ गया है S2P माइनस S1P माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब बेटा इसमें तो मैं एक्टिंग क्या करूँ? तुम जानते हो इसको हम डी साइन थीटा लिख सकते हैं, फिर डी टैन थीटा लिख सकते हैं, फिर उसको डी वाई बाई डी लिख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये ले बेटा पाथ डिफरेंस मेरे पास आ गया डी वाई बाई कैपिटल डी माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। है मैं कह रहा हूं कि अगर इस पॉइंट P पर S1 के कारण अगर इंटेंसिटी I1 है और S2 के कारण P पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी I2 है, तो इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? बट ऑफ कोर्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, क्या होगी बेटा? S1 के कारण कितनी इंटेंसिटी है, S2 के कारण कितनी इंटेंसिटी है, प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 इंटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज ऑफ कोर्स 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। बेटा जो भी आपका पाथ डिफरेंस है उसे उठा के यहां रख दो। अगर मान लीजिए कि इफ I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I0, अगर दोनों स्लिट्स के कारण इंटेंसिटी सेम आ रही है तो क्या होगा? उस केस में मैं कह दूंगा कि बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, बट दैट इज पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। वैसे तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है, लेकिन डेल्टा फाई बाई 2 आता है तो 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। अगेन बेटा जो डेल्टा एक्स आपने निकाल रखा है उसको याद रख दो, आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं यार, है कि नहीं? आगे चलते हैं। अच्छा चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं। इस सवाल में सारी बातें एक बार वापस से रिपीट हो जाएंगी। बट आपके पास अगेन एक सिंपल YDSC एक्सपेरिमेंट है जो आपने लाइट यूज़ किया, उसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है। स्लिट्स के बीच का सेपरेशन 0.5 मिलीमीटर है। स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन 2 मीटर है। ये हो सकता है कि एक्चुअल सवाल में वर्ड्स में भी लिखा हो, मैं तो डायग्राम बनाया था, आसान पड़ रहा है। सामने वाले जो मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट है वो आपका O है। स्लिट S1 के सामने बेटा स्लिट S1 के सामने हमने एक थिन फिल्म ले रखी है इस तरह से ट्रांसपेरेंट, जिसकी थिकनेस है 1.5 माइक्रोमीटर और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। कुछ सवाल है बेटा, फ्रिंज विड्थ कितनी है, स्लैब लगाने के कारण शिफ्ट कितना होगा, क्योंकि बेटा अगर आप ऊपर स्लैब लगाओगे तो सारा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा कहाँ है, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा कहाँ है, और इंटेंसिटी O पॉइंट पर कितनी है निकाल देंगे बेटा। सबसे पहले तो फ्रिंज विड्थ विल बी बेटा बताना व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा इज 5000 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10। कैपिटल D इज आई थिंक बेटा कितना 2। स्मॉल d इज 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। बेटा 10 रेज टू पावर माइनस 4 ऊपर गया तो 10 रेज टू पावर 4 वो 10 रेज टू पावर 4 और ये बेटा कितना हो गया 3 7 5 से 5 कैंसिल हो गया। बेटा मेरे ख्याल से 2 मिलीमीटर आ गया होगा। एक बार कैलकुलेशन वापस से चेक कर लेना। बेटा 4 ऊपर गया, 4 और 3 कितना हो गया 7, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। बेटा 2 मिलीमीटर मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए बीटा का। तो शिफ्ट कितना है बेटा, अगर ऊपर वाले पॉइंट पर अगर आप स्लिट S1 के सामने अगर करोगे तो बेटा ये शिफ्ट आएगा आपके पास। ये शिफ्ट कितना आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे बच्चों को याद ही है, दैट इज dt इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन स्मॉल d। बेटा नहीं याद तो मैं बोल देता हूँ कि
सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ चला जाएगा उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस पाथ डिफरेंस को जीरो करना होता था, और उसके लिए बेटा y की वैल्यू मेरे पास आएगी d कैपिटल T म्यू माइनस वन अपॉन स्मॉल डी, तो दैट इज d t म्यू माइनस वन अपॉन स्मॉल डी। तो ये आपका शिफ्ट है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर शिफ्ट कितना होगा, निकाल लेंगे बेटा। शिफ्ट d कितना बेटा, d कितना है 2 मीटर, थिकनेस कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁻6, म्यू माइनस वन इज ऑफ कोर्स बेटा कितना 0.5, और नीचे क्या आएगा बेटा स्मॉल डी इज 0.5 माइक्रोमीटर, 0.5 इंटू 10⁻⁻3, निपटा। ये 10⁻⁻³ ऊपर आ ही जाएगा बेटा, मेरे ख्याल से 3 मिलीमीटर आएगा शायद, कैलकुलेशन चेक कर लेना वापस से, 3 मिलीमीटर आना चाहिए। मुझसे पूछा पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा क्या होगी बेटा, तीसरा सवाल देखना, मुझसे थर्ड मैक्सिमा की पोजीशन पूछी गई है। सो बेटा थर्ड नहीं, मुझसे nth मैक्सिमा की वैल्यू पूछी गई है। बेटा nth मैक्सिमा कहाँ पर होगा, nth मैक्सिमा होगा शिफ्ट प्लस n टाइम्स ऑफ बीटा। वैसे तो n टाइम्स बीटा पे होता है, लेकिन सारा पैटर्न ऐसे शिफ्ट हो गया, तो आप ऐसा कह सकते हो कि वो होगा 3 मिलीमीटर प्लस n टाइम्स 2 मिलीमीटर। अब आपसे कोई चौथा मैक्सिमा पूछे, पांचवा पूछे, छठा पूछे, आपको सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू रखनी है। वैसे n की अगर वैल्यू माइनस में लोगे तो नीचे वाले मैक्सिमास की पोजीशन भी आप बता सकते हो। मुझसे nth मिनिमा की पोजीशन भी पूछ रखी है बेटा। nth मिनिमा की जो पोजीशन होगी बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स शिफ्ट प्लस n माइनस हाफ टाइम्स बीटा। बीटा इज ऑब्वियसली बेटा कितना 2 मिलीमीटर, यहां माइनस लगा दोगे तो नीचे वाले मिनिमास की पोजीशन भी आप बड़े आराम से बता सकते हो। मुझसे पूछा है कि O पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, बता देंगे बेटा O पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी। O पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी ये पता करने के लिए पहले ये पता करो कि O पॉइंट पर आखिर पाथ डिफरेंस कितना है। O पॉइंट पर बेटा पाथ डिफरेंस कितना है, मेरे बच्चों को, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है वो तो कहेंगे देखो सर सीधी सी बात है, आपने सिखा रखा है कि O पॉइंट पर तो पाथ डिफरेंस म्यू माइनस वन इंटू टी होता है, तो सीधा बोल देंगे सर कुछ खास लोड लेने की जरूरत नहीं है। म्यू माइनस वन दैट इज 0.5 इंटू थिकनेस, थिकनेस इज बेटा 1.5 इंटू 10⁻⁻�6, बेटा कितना हो गया आई थिंक 0.75 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है बच्चों। अब कोई मुझसे पूछ रहे कि सर फेज डिफरेंस कितना आएगा, बेटा फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बेटा -10 इंटू 0.75 इंटू 10⁻⁻6। हाँ बेटा ये 10⁻⁻10 ये 10⁻⁻7 हो गया, ये 10⁻⁻7 ऊपर गया तो सिर्फ और सिर्फ 10 बच गया। ठीक है, मेरे ख्याल से 3 पाई आ गया बेटा, कितना आ गया 3 पाई। इसका ना O पॉइंट पर आपका फेज डिफरेंस कितना आएगा 3 पाई। 3 पाई तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो पक्की बात है कि O पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर इसकी वजह से इंटेंसिटी I1 है और अगर इसकी वजह से इंटेंसिटी I2 है तो आप ऐसा कह सकते हो कि O पॉइंट पर इंटेंसिटी आएगी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और अगर मान लो कि I1 I2 बराबर है बेटा, उस केस में आपके पास इंटेंसिटी आएगी 0। यहाँ पर मिनिमा आएगा, आप डायरेक्ट भी कह सकते थे भाई, आप ऐसे कह सकते थे कि देखो सर सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो ऊपर की तरफ 3 मिलीमीटर शिफ्ट हो गया है, फ्रिंज विड्थ है 2 मिलीमीटर, तो यहाँ से 2 मिलीमीटर नीचे एक मैक्सिमा होगा। ठीक है, और बीटा बाई 2 मतलब 1 मिलीमीटर नीचे मिनिमा होगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से 3 मिलीमीटर नीचे बेटा क्या होगा मिनिमा होगा। 3 मिलीमीटर नीचे कौन है आपका O पॉइंट है, तो O पॉइंट पर आपका एक तरीके से डार्क फ्रिंज होगी, मिनिमा होगा। ठीक है, ये हम ऐसे ही कह सकते थे। आगे चलिए बेटा, ये थोड़ा बेसिक सा सवाल है ना, क्योंकि मैंने तो क्या किया कि सारी की सारी जो थ्योरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ S1 के सामने ही मैंने थिन फिल्म रखी। अपनी शीट में मोस्टली सवाल बेटा ऐसे ही है कि सिर्फ S1 के सामने ही थिन फिल्म होगी। अब ये थोड़ा बेसिक सा सवाल आ गया जिसमें S1 के सामने भी एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म है और S2 के सामने भी एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा वो सारी बातें आपको अब से सोचनी है। इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ सवाल है।
फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ उसका ही याद करना है जो मैंने आपको पहले से करा रखा है कि S1 के सामने थिन फिल्म है। बाकी बेटा ये तो बेसिक से करना है, जैसे मैंने आपको बेसिक सिखा रखा है वैसे कर लीजिए। सवाल क्या है कि O पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या होगा ये बताओ, और P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या होगा ये बताओ। अगर ये दोनों बातें पता लग गई तो बाकी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बाकी सारे काम तो अपन से वैसे ही हो जाएंगे। चलिए बच्चों लिखते हैं, फाइंड पाथ डिफरेंस एट पॉइंट O। जब दोनों की दोनों रेज O पर पहुंचेंगे तो कैसे आएंगे? दे विल कम लाइक दिस, दे विल कम लाइक दिस। O पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या होगा डिस्कस करते हैं बेटा। पाथ डिफरेंस विल बी ऑब्वियसली S2O माइनस S1O। मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये S2O दिख ही रहा है, S2O है नहीं, इसलिए इसको S2O डैश लिख दो। इसी तरह से ये वाला जो लेंथ है इसको हम S1O ना लिखकर S1O डैश लिख देंगे। व्हाट इज S2O डैश? S2O डैश है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में से पहले ये वाली माइनस करो, तो आप कहोगे सर S2O में से ये वाली लेंथ माइनस करेंगे T2 और उसकी जगह इसकी ऑप्टिकल लेंथ जोड़ देंगे, दैट इज ऑफ कोर्स μ2 इंटू T2 माइनस S1O डैश। यहां से यहां तक की लेंथ अगर लिखनी है तो पहले यहां से तक की लेंथ में ये लेंथ हटा दो, तो आप बोलोगे सर ये लेंथ मेरे पास आएगी S1O माइनस T1 और इसकी जगह जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है उसकी जगह ऑप्टिकल लेंथ लिख दो, ऑप्टिकल लेंथ मेरे पास आएगी μ1 इंटू T1। बन गया अपना काम तो बड़ा। S1O और S2O तो सेम ही है, बड़ा क्या है सेम ही है, और कुल मिलाकर मेरे पास आ गया μ2 T2 माइनस μ1 T1 प्लस T1 माइनस T2। ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि इट इज बेसिकली μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1। दिस इज द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट O। ये बड़ा O पॉइंट पर पाथ डिफरेंस। अगर मुझे O पॉइंट पर पाथ डिफरेंस पता है तो मुझे O पॉइंट पर सब कुछ पता है कि वहाँ पर मैक्सिमा है, मिनिमा है, फेज डिफरेंस है, क्या इंटेंसिटी, हर चीज़ पता है। मेन चीज़ तो पाथ डिफरेंस लिखना है। मैंने दूसरे सवाल में मुझसे मैंने पूछ रखा है कि P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या आएगा। सोचते बेटा, S1 से बड़ा रे आएगी ऐसे, S2 से बड़ा रे आएगी ठीक, ये बड़ा ऐसे इसमें से गुजरते हुए आएगी, ऐसे नहीं ऐसे ठीक। P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या होगा लिखते बेटा। P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या होगा? P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस होगा क्या, S2P में से S1P को माइनस कर दो। आप बोलोगे सर माइनस तो कर दूंगा, लेकिन S2P जो है वो S2P है नहीं, वो S2P डैश है, उसमें S1P को माइनस कर दो S1P डैश। S2P डैश क्या है? S2P डैश है S2P में से ये वाला माइनस कर दो। बेटा वैसे ये T है तो ये भी T ही है, मतलब ये लेंथ अगर T है तो ये भी T है, क्यों? क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। तो इस T2 को माइनस कर दो, S2P में से T2 को तो माइनस कर दो और T2 की जगह लिख दो μ2 इंटू T2 माइनस S1P डैश। बेटा S1P डैश कैसे लिखूं? S1P डैश अगर लिखना है तो S1P में से पहले इसको माइनस कर दो, T1 को हटा दो और इसकी जगह लिख दो μ1 इंटू T1। कारण अपन जानते हैं बेटा, तो आप क्या करोगे, S1P में से T को माइनस कर दोगे और उसकी जगह लिख दोगे μ1 इंटू T1 और हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई है S2P माइनस S1P प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1। ठीक है ना। ये S2P minus S1P is of course d sin theta, which can be written as d tan theta, which can be written as d y by capital T, plus μ2 minus 1 into T2
माइनस μ1 -1 into T1. This is the path difference. This is the path difference. This is the path difference. अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर वेयर इज सेंट्रल मैक्सिमा, वेयर इज सेंट्रल मैक्सिमा, तो बड़ा आराम से निकाल लेगा। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि पांचवा मैक्सिमा कहां पर है, तो मैं ले दूंगा पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 5 लैम्डा। मुझसे कोई पूछ ले कि सर nth मैक्सिमा कहां पर, दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा। लेकिन कोई मुझसे पूछ ले कि सर सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर है, तो उसके लिए मैं डेल्टा x को 0 कर दूंगा। और डेल्टा x को मैंने जैसे ही 0 किया, बड़ा मेरे पास आ गया dy बाई कैपिटल D इज इक्वल्स टू μ1 -1 इंटू T1 माइनस μ2 -1 इंटू T2। और यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ गई है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू क्या बेटा μ1 -1 इंटू T1 माइनस μ2 -1 इंटू T2। ये ले बेटा, ये एक तरह से आपका सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन आ गई। यही अपने आप में आपके पास एक शिफ्ट भी आ गया कि सारा का सारा जो पैटर्न है ना, वो एक तरह से शिफ्ट हो गया है ये दोनों स्लैब्स लगाने के कारण। ये दोनों स्लैब्स आपने ना लगाई होती तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर आता। अब आपका सेंट्रल मैक्सिमा इस पोजीशन पर आ रहा है। याद बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो सवाल है बेटा। इसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। अगर ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा हुआ तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा हुआ तो बेटा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। पॉजिटिव आ गई इसका मतलब ऑफ कोर्स बेटा आपकी जो शिफ्टिंग है वो ऊपर की तरफ है, y की वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका शिफ्टिंग नीचे की तरफ है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर μ1 -1 इंटू T1 की जो वैल्यू है वो μ2 -1 इंटू T2 से अगर बड़ी हुई तो शिफ्टिंग ऊपर होगी, और अगर μ2 -1 इंटू T2 की वैल्यू μ1 -1 इंटू T1 से अगर बड़ी हुई तो उस केस में शिफ्टिंग नीचे हो गई। भाई को मुझसे पूछ रहे सर nth मैक्सिमा कहां पर होगा, तो वापस से बोल दूंगा शिफ्ट प्लस n टाइम्स बीटा। अब बीटा इस बात में डिपेंड करता है कि बेटा आपने बीच में स्लैब लगाई है या नहीं लगाई है। तो अब भी कोई मुझसे पूछ ले कि सर nth मैक्सिमा कहां पर होगा, तो मेरा जवाब बेटा वही है, nth मैक्सिमा होगा शिफ्ट प्लस n टाइम्स ऑफ बीटा। कोई मुझसे पूछ ले कि सर nth मिनिमा कहां होगा, तो मैं उस केस में कह दूंगा बेटा दैट इज शिफ्ट प्लस n माइनस हाफ टाइम्स ऑफ बीटा। ठीक है, आपको एज ए कोई फॉर्मूले की तरह याद करना तो याद कर लीजिए, अदरवाइज बेटा मैंने तो इसको बिल्कुल एक सवाल की तरह ही कराया, मैंने किसी फॉर्मूले की तरह आपको ये कराया ही नहीं। ठीक है, ये सवाल बेटा जब भी आएगा आप कर लोगे इसको। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स भी डिस्कस करते हैं बेटा जो हमारे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन्स हैं। बहुत ही आसान है और एग्जैक्टली इनकी लैंग्वेज पर भी सवाल आ सकता है ना। इनको मान के चलना आप लोग कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से हमारा जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसी का एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन है। उसमें से पहला है हमारे पास फ्रेनेल बायोप्रिज्म। एग्जैक्टली इसके फॉर्मूले पर या फिर जो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसके ऊपर सवाल बड़े आराम से इत्मीनान से पूछ सकते हैं। सुनिए बेटा, ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, उसमें मैंने एक सिंगल स्लिट बना रखी है, एक सिंगल स्लिट बना रखी है, डबल स्लिट नहीं है। और हमने यहां से कोई ना कोई लाइट डाली बेटा ऐसे। जो लाइट हमने फेंकी है उसकी वेवलेंथ आपके पास लैम्डा है। ये इस सिंगल स्लिट के बड़ा परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन खींच रखी है। यहां पर हमने एक प्रिज्म रखा हुआ है, वैसे बाई प्रिज्म है क्योंकि इधर एक तरह से ये एक प्रिज्म है, ये एक और प्रिज्म है। ठीक है, ऐसे दो प्रिज्म एक तरह से जोड़ दिया। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू है और प्रिज्म का एपेक्स एंगल ए है। मैं पहले बोल दूं बेटा कि जो ए है वो काफी स्मॉल है, ए जो है बेटा वो काफी स्मॉल है। फिर इस प्रिज्म से बी डिस्टेंस दूर बेटा आपके पास स्क्रीन है, आपके पास सामने स्क्रीन रखी हुई है। इस सिंगल स्लिट से प्रिज्म के बीच का जो सेपरेशन है वो आपके पास ए है। अब होगा क्या बेटा कि इस सिंगल स्लिट से जैसे लाइट आएगी बेटा, लाइट यहां से आते ही हर तरफ फैल जाएगी, हर तरफ फैल जाएगी, हर तरफ यूं फैल जाएगी। इसमें से कुछ ना कुछ जो लाइट होगी बेटा वो ऐसे जाएगी। लेट से ऊपर वाले प्रिज्म से यूं गई, यूं जाने का बेटा ऐसे गई,
बड़ा फाइनली रे निकल गई ऐसे। आपने कुछ नोटिस किया कि ये जो लाइट है ये ऐसे कुछ डेविएट हुई है, बड़ा ऐसे कुछ ना कुछ डेविएट हुई है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ डेविएट हुई है। ये लाइट कुछ ना कुछ ऐसे डेविएट हुई है, गौर कीजिएगा। और इसके इधर जो कोई ऑब्जर्वर होगा उसको लगेगा कि सोर्स जो है वो यहां पर नहीं है, बल्कि सोर्स जो है वो यहां कहीं है। तो लाइट हमें यहां से आती हुई नजर आएगी, जो स्लिट है ना वो हमें यहां कहीं नजर आएगी। इधर वाले लोगों को लो और इसमें बोल दूंगा S1। ये जो डेविएशन है बड़ा, मैं इसको बोल रहा हूं डेल्टा। मैंने मेरे बच्चों को ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज में याद करा रखा है कि इस डेल्टा का फॉर्मूला होता है बड़ा क्या, μ-1 × a। यही हाल बेटा नीचे भी होगा, नीचे वाले पॉइंट से लेकर कहूंगा हर तरफ रे जाएंगी बेटा। उसमें से मान लेता हूं मैं कोई रे ऐसे गई, कोई रे बेटा फिर ऐसे गई, फिर बेटा लेट से फाइनली जो रे है वो यूं गई। अब जाएगी हर तरफ, मैं ऐसे इन रेस को मैं पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करूंगा तो कहीं ना कहीं से आती हुई दिखाई देगी। जहां कहीं से आती हुई दिखाई देगी उसको बोलता हूं एक बार के लिए S2। गौर करना बेटा, एक्चुअल में सोर्स एक ही है, लेकिन लाइट जो ऊपर वाले प्रिज्म से टकरा रही है और जो नीचे वाले प्रिज्म से टकरा रही है, उसने लाइट को यूं डेविएट किया, इसने लाइट को यूं डेविएट किया। तो जो भी ऑब्जर्वर इस तरफ है उसको लगेगा कि एक सोर्स नहीं है, दो सोर्स है। ऊपर वाले सोर्स से भी लाइट आ रही है और नीचे वाले सोर्स से भी लाइट आ रही है। एक ही लाइट के हमने दो रास्ते बना दिए, एक ही लाइट के हम क्या बना दिए, दो रास्ते बना दिए। तो एक तरह से मेरे जो S1 S2 है वो सेकेंडरी सोर्सेज है। एक्चुअल सोर्स तो बड़ा आपका स्लिट था ये वाला S, ये एक तरह से हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हो गए। और हमने किया क्या कि यहां से सिंगल स्लिट से लाइट आई, कुछ लाइट बेटा ऊपर वाले प्रिज्म से, कुछ लाइट नीचे वाले प्रिज्म से। ऊपर वाले प्रिज्म ने यूं डेविएट किया, नीचे वाले प्रिज्म ने यूं डेविएट किया। और ये डेविएशन में पहले से जानता हूं बेटा कितना है डेविएशन, डेल्टा, दैट इज ऑफ कोर्स μ-1 × a। तो इधर जो कोई ऑब्जर्वर है और इधर जो कोई स्क्रीन है उसको लगेगा कि सोर्स एक नहीं है, सोर्स दो है। कौन कौन है, S1 और S2। गौर करना, यही तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सबसे बढ़िया जुगाड़ है। जैसे ही मैंने एक सोर्स को एक तरीके से दो सोर्सेज में डिवाइड कर दिया, दोनों का ओमेगा तो वही होगा, दोनों से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है उसका ओमेगा तो सेम होगा। और अगर उसका ओमेगा सेम होगा तो ऑब्वियस बात है कि दोनों के दोनों सोर्सेज एक तरह से कोहेरेंट सोर्स हो गए। क्या हो गया बेटा, कोहेरेंट सोर्स हो गए। और अगर कोहेरेंट सोर्स हो गए तो ऑफ कोर्स इंटरफेरेंस तो हो सकता है, बढ़िया इंटरफेरेंस हो सकता है। और दोनों में अगर ध्यान से देखो तो कोई इनिशियल फेज डिफरेंस भी नहीं है, सिर्फ किसी पॉइंट पर अगर रे पहुंचेगी तो एक तो S1 से आएगी, एक S2 से आएगी। जो भी फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस का फर्क ही तो पड़ेगा। एंड बाय दिस अरेंजमेंट वी हैव प्रोड्यूस्ड टू कोहेरेंट सोर्सेज, S1 एंड S2। S1 और S2, और S1 और S2 के बीच सेपरेशन कितना है बड़ा, गौर करना कि सेपरेशन कितना। अभी बता दो बेटा, ये डिस्टेंस अगर a है तो ये डिस्टेंस है a लैम्डा, ये डिस्टेंस अगर a है, ये एंगल अगर लैम्डा, तो ये डिस्टेंस है a लैम्डा। तो S1 S2 मेरे पास है 2 टाइम्स a डेल्टा। डेल्टा इज ऑफ कोर्स μ-1 × एपेक्स एंगल। बेटा एपेक्स एंगल जब भी रखो रेडियन में ही रखना है, सिर्फ रेडियन में ही रखना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्क्रीन पर आपका सारा का सारा अरेंजमेंट बन रहा है। मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि जो भी आपका अरेंजमेंट बन रहा है उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी। बेटा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, बेटा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हुआ करता था जो भी आपकी लाइट है उसकी वेवलेंथ कैपिटल D/स्मॉल d। क्या हमने दो कोहेरेंट सोर्सेस क्रिएट कर दिए हैं, बिल्कुल कर दिए हैं। उस कोहेरेंट सोर्स की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। इन दोनों सोर्सेज और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है, बेटा स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का एक तरह का सेपरेशन बेटा मेरे पास आ गया है a+b अपॉन 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 दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन कितना है। बेटा दोनों स्लिट्स के बीच का अगर सेपरेशन देखोगे तो a डेल्टा ये दैट कम्स आउट विद 2 टाइम्स a डेल्टा, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा a+b अपॉन 2a डेल्टा। डेल्टा बड़ा अगर आपको याद हो तो सीधा लिख सकते हो, दैट इज μ-1 × a। ये बड़ा आपकी फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। तो एक तरह से आपने क्या किया कि एक ही सोर्स के दो टुकड़े कर दिए दो अलग अलग प्रिज्म से, और इस तरह से आप बड़े आराम से फ्रिंज विड्थ वगैरह सारे के सारे काम इत्मीनान से निपटा सकते हो। आई होप इट विल वर्क फॉर यू।
अब बच्चा सोचेगा सर ऐसे तो मैं ना एक ही जो वेव है उसको इस तरह से और भी तरीकों से तोड़ सकता हूँ। हाँ बेटा तोड़ सकते हो। तो सर तोड़ सकता हूँ तो क्या सर नए अरेंजमेंट और बन सकते हैं बेटा? बिल्कुल बन सकते हैं, जेई में पूछ भी सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ। नेक्स्ट इज लॉयड मिरर, बिल्कुल सेम सा अरेंजमेंट है। इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा कि एक ही जो लाइट का सोर्स होगा उसको दो अलग अलग पाथ बना दूंगा और देखते हैं उससे क्या क्या फर्क पड़ता है। अरेंजमेंट बेटा बड़े आराम से इत्मीनान से देखना। हमारे पास बड़ा अगेन एक स्लिट है, मतलब एक कार्डबोर्ड है, उसमें कट लगा दिया तो एक सिंगल स्लिट है। यहाँ पर हमने लाइट फेंक दी। जैसे लाइट फेंकी तो सिंगल स्लिट से निकलेगी तो ऐसे हर तरफ फैल जाएगी। तो कुछ लाइट तो सामने वाले स्क्रीन पर डायरेक्ट चली जाएगी और कुछ लाइट जो होगी वो यूं आएगी मिरर से टकरा के फिर स्क्रीन पे चली जाएगी। तो एक ही जगह से दो तरफ लाइट जा रही है, एक ही पॉइंट से दो तरफ लाइट जा रही है और वही दोनों लाइट आखिर में जाकर वापस से इंटरफियर कर रही है। एक बार ज्योमेट्रीज देखना। ये जो मिरर पड़ा है बेटा ऐसे, मिरर सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है। मिरर की जो लेंथ है बेटा वो L है। मिरर के इस कोने से भी डिस्टेंस दूर आपकी ये स्क्रीन है और मिरर से बेटा कुछ डिस्टेंस दूर बेटा ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर बेटा आपके पास ये कार्डबोर्ड में हमने इस तरह से स्लिट काट रखी है। जहां स्लिट काट रखी है वो यहां से h हाइट ऊपर है। यहां से लाइट आई, लाइट जैसे आई, जब भी इतनी पतली स्लिट से निकलेगी उसमें डिफ्रैक्शन होगा और वो हर तरफ फैल जाएगी, हर तरफ फैल जाएगी। कुछ जाएगी डायरेक्ट, कुछ जाएगी इस मिरर से स्ट्राइक करने के बाद। देखो हमने वही जादू वापस से कर दिया। एक ही सोर्स से दो रास्तों में हमने वेव भेज दी, चाहे ये वाली वेव आ रही हो चाहे ये वाली वेव आ रही हो, दोनों का ओमेगा तो सेम ही होगा, तो दोनों कोहेरेंट सोर्स तो हो ही गए। बस एक ने रास्ता ज़्यादा ट्रेवल किया है, एक ने रास्ता कम ट्रेवल किया है। ये सीधी आ गई है और ये टकराने के बाद आई है। दोनों के पाथ डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा वगैरह होंगे तो हम कुछ ना कुछ आइडिया लगा लेंगे, कुछ ना कुछ आइडिया लगा लेंगे। अभी लगाते हैं। अब तो बड़ा सिर्फ उसे सवाल बचा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सिमेट्रिक पॉइंट से कुछ डिस्टेंस ऊपर बड़ा पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर बड़ा पॉइंट P की यहां से डिस्टेंस लेट्स बड़ा के पास y है। इस स्लिट से कुछ रे बड़ा सीधी यहां पहुंच गई और कुछ जो है वो यहां से चलते 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 पहले यहां आई और यहां से चलने के बाद यूं चलते 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 ऐसे आई। मैं पहले बोल दूं बेटा ये जो h है ये बेटा स्मॉल है, हम h स्मॉल के लिए कैलकुलेशन करेंगे मोस्टली, है ना। हम बेटा h स्मॉल के लिए कैलकुलेशन करेंगे मोस्टली, ठीक है। ये वेव सीधी आ गई और ये वेव यूं आ गई। अब एक ही वेव के तो दो टुकड़े हुए हैं एक तरह से देखो तो, लाइट तो वही है, तो जो ओमेगा इसका वही ओमेगा इसका, तो क्या इनको हम कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल इनको हम कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे मैं एक छोटा सा काम और कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ना बड़े आराम से मेरे से एग्री करेंगे इस बात को लेकर। इस लाइन को ऐसे पीछे खींच दो यूं, अगर ये S है तो इसको मान लो S डैश। मैं कह रहा हूं कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर होगी। एक तरीके से इस मिरर को एक्सटेंड कर लिया, जितना ऑब्जेक्ट ऊपर है उतनी ही बड़ा इमेज नीचे है, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ आपके पास सही है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि P पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस आएगा, गौर से सुनना बेटा, P पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट विल बी दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, दैट विल बी बड़ा बोलना, दैट विल बी S डैश P माइनस S P। बड़ा मैं छोटा सा काम और कर रहा हूं, एक लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस और ऐड कर रहा हूं। कोई भी मेरा समझदार बच्चा होगा ना वो कहेगा हाँ सर करना चाहिए आपको, और जिन बच्चों को याद नहीं है वो थोड़ा सा घबराएंगे। आराम सुन लो बेटा, जब भी कभी रिफ्लेक्शन होता है, देखो ये वाली रे तो सीधे आ गई, ये वाली रे जो है ये एक ग्लास मीडियम से टकरा के रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है। पता नहीं आपको याद है या नहीं है, जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होती है तो हम पाई का फेज ऐड करते हैं या फिर पाथ डिफरेंस में लैम्डा बाई 2 ऐड करते हैं।
या तो फेज में ऐड कर दो पाई, या बेटा पाथ डिफरेंस ऐड कर दो λ/2। तो ये रिफ्लेक्शन के कारण मैंने एक λ/2 और ऐड कर दी। तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस आएगा बट दैट विल बी s डैश b माइनस sp प्लस λ/2। दिस λ/2 इज ड्यू टू, बेटा दिस λ/2 इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय डेंसर मीडियम। बड़ा जिन बच्चों को याद नहीं हो वो इस बात को याद कर लें, हालांकि मैं आपको बड़ा ये सब बातें पहले वेव्स वगैरह में बढ़िया से समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा हम पाई का फेज ऐड कर देंगे। अरे पाई का फेज ऐड कर दो या बड़ा λ/2 का पाथ डिफरेंस ऐड कर दो, एक ही बात, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं। ये कुल मिला के आपका पाथ डिफरेंस आ गया। अब जरा सोचो, उस पॉइंट पर दो जगह से लाइट आ रही है, बेटा कहां से आ रही है? एस से आ रही है और एस डैश से आ रही है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन है उसको तुम स्मॉल डी कह सकते हो। बेटा स्मॉल डी जरा ध्यान से देखना, ये H और ये भी H, बेटा कितना हो जाएगा? 2H। बाकी बेटा सारी कहानी अपन बना लेंगे, अब बना लेंगे, अब बेटा बड़े आराम से अपन सारी की सारी कहानी बना लेंगे। तो चलिए बेटा मैं थोड़ा सा वापस से रिपीट करता हूं पिछले वाले डायग्राम को, सुनना बेटा। ये आपके पास बेटा परपेंडिकुलर वाली लाइन, ये आपके पास स्क्रीन, ठीक है बच्चों। यहां पर एक लाइट का सोर्स है जो यहां से बेटा थोड़ा सा ही ऊपर है, बेटा लेट से H बेटा मैं स्मॉल मान रहा हूं। और यहां पर आपके पास स्क्रीन है बेटा, स्क्रीन नहीं बेटा मिरर है, मिरर है ऐसे। मिरर है ऐसे जिसकी लंबाई है L। ये बेटा मेरे पास पॉइंट है A और स्क्रीन से बेटा ये वाली जो दूरी है बेटा लेट्स से दिस इज P। ये सवाल है, कोई थ्योरी वरी नहीं बेटा। अब क्या होगा, ये सोर्स जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इससे कुछ लाइट तो स्क्रीन पर डायरेक्ट चली जाएगी और कुछ मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंचेगी और वो दोनों इंटरफेयर करेंगे। चलो अभी कराते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लेट्स से बेटा इस सोर्स से लाइट यहां पर आई, वो तो हर जगह जाएगी, मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं। ये वाला बड़ा पॉइंट P है और ये लेट से बड़ा यहां से y डिस्टेंस दूर है, ठीक है। कुछ लाइट ऐसी होगी जो बड़ा पहले यूं चलते 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 मिरर पर यूं स्ट्राइक करेगी, यूं चलते 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 मिरर पर यूं स्ट्राइक करेगी, फिर यूं चलते 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 P पॉइंट पर ऐसे जाएगी। इसी रे को अगर मैं पीछे की तरफ खींचूंगा 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 तो मुझे इस S की इमेज यहां नजर आएगी S डैश। क्या नजर आएगी बेटा? S डैश। इस P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या है? आराम आराम से लिखो। वैसे मेरे बच्चे बोलो सर पाथ डिफरेंस होना चाहिए ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ। अब मैं कह रहा हूं कि बेटा ये वाली लेंथ लिखो चाहे ये वाली लेंथ लिखो, एक ही बात है। तो मैं सीधा बोल दूं दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ। तो S डैश P माइनस एस पी। मेरे समझदार बच्चे बोलेंगे सर वो एक λ/2 और लिख दो। हाँ बेटा, वो किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन बाय द मिरर के कारण। दिस इज द पार्ट डिफरेंस। बेटा ये एस डैश पी माइनस एस पी को बेटा मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं। बेटा गौर करना, ये H तो ये H, इसको बेटा मैं एक बार के लिए स्मॉल d लिख देता हूं और इस पॉइंट की बेटा लेट से ये जो एंगुलर पोजीशन है बेटा आपके पास है थीटा। बेटा फिर से वही कहानी, यहां पर खींच देंगे बेटा हम क्या? परपेंडिकुलर। ये दोनों लेंथ लगभग लगभग बेटा क्या होगी? सेम। सिर्फ और सिर्फ ये आपकी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। बेटा ये कितनी होगी? अगर ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस से थीटा, बेटा ये लेंथ मेरे पास आएगी d का साइन थीटा। d बेटा कितना है? d है आपका एक्चुअली 2h, h ऊपर h नीचे, ये 2h का साइन थीटा। तो आप बोलोगे सर दिस इज बेसिकली 2h का साइन थीटा प्लस λ/2 विच कैन अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 2h का tan थीटा प्लस λ/2। सर ये tan थीटा को हटाओ ना? बेटा बिल्कुल हटा देंगे। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर इज y एंड बेस, बेटा बेस यहां से तक a प्लस l प्लस b। ये कोई फॉर्मूला नहीं कि याद करो,
सवाल है बेटा, प्लस लैम्डा बाई 2। ये आ गया पाथ डिफरेंस। सर मुझे nth मैक्सिमा चाहिए। अरे बेटा तेरे को अगर nth मैक्सिमा चाहिए तो बोल देना कि दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। सर मुझे nth मिनिमा चाहिए। अरे बेटा तेरे को अगर nth मिनिमा चाहिए तो ये जो पाथ डिफरेंस तूने इतनी मेहनत से निकाला है इसको लिख देना कि दैट मस्ट बी इक्वल्स टू n माइनस हाफ टाइम्स लैम्डा। जो दो मैक्सिमाज होंगे उनके बीच का जो सेपरेशन होगा उसको हम फ्रिंज विड्थ बोल देंगे और उसका आंसर आएगा लैम्डा कैपिटल डी। कैपिटल डी बेटा निकालना चाहो निकाल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। कैपिटल डी है यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा कितनी है, a प्लस एल प्लस बी, a प्लस एल प्लस बी अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी बेटा यहां से तक डिस्टेंस बेटा दैट इज ऑफ कोर्स 2 टाइम्स ऑफ h। ये आपकी फ्रिंज विड्थ है। फ्रिंज विड्थ आप एक तरीके से वो निकाल सकते हो बेटा, ये nth मैक्सिमा निकाल लो दैट इज इक्वल्स टू n लैम्डा लिख के, फिर जो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमाज हो उनके बीच का सेपरेशन निकाल लो, वापस से बेटा यही आएगा। और अगेन ऐसा नहीं कि बेटा हम सारा उसको याद कर ले, सवाल है, सवाल को सवाल की तरह ट्रीट करो। ये मैंने न्यूमेरिकली पूछ लिया आपसे एक सवाल, ठीक है ना, छोटा सा सवाल है, कर दो बेटा। हमारे पास लाइट का एक सोर्स है जिसकी वेवलेंथ आपके पास 4000 एंगस्ट्रॉम है। ये बेटा आपके पास 0.5 मिलीमीटर ऊपर है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ये, 15 सेंटीमीटर ये, 80 सेंटीमीटर ये, सामने स्क्रीन है। फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न है उसका फ्रिंज विड्थ लिख दें बेटा। ठीक है, आसान सा ये सवाल पूछा है। चलिए बेटा देख लेते। कुछ लाइट बेटा एस से डायरेक्ट आएगी यू, बेटा कुछ लाइट एस से यू आने के बाद ऐसे आएगी। मैं इस लाइट को अगर पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करूंगा तो ये यहां कहीं से आते हुए दिखाई देगी एस डैश, वो 0.5 ऊपर तो बड़ा ये 0.5 मिलीमीटर नीचे। ये एक तरह से आपके स्मॉल डी हो गई है बेटा। स्मॉल डी आपके पास होगी 0.5 मिलीमीटर प्लस 0.5 मिलीमीटर, दैट कम्स आउट टू बी 1 मिलीमीटर। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है 5 और 15 20, 20 और 80 बेटा कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, दैट इज ऑफ कोर्स 1 मीटर। मुझसे पूछा फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ठीक है बेटा सीधा ही कर लो बेटा। फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बेटा लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम, कैपिटल डी बेटा कैपिटल डी इज 4000 एंगस्ट्रॉम को ये, स्मॉल डी इज 1 मिलीमीटर, दैट इज 10 raised to power -3, that is 4 into 10 raised to power -4, that comes out to be 0.4 मिलीमीटर। बड़ा आपका ये स्मॉल डी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट इज बिलेट स्प्लिट लेंस। हालांकि ऐसे हेडिंग मैंने ऐसे लिख दी इसकी, लेकिन ये सवाल है अगेन, ठीक है, मैंने इसमें कोई अलग से कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें पढ़ रखा उसे सवाल बनना चाहिए। हमने क्या किया बेटा, एक लेंस लिया 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का और उसको बीचों बीच से कट किया। कट करने के बाद इस लेंस को जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैंने 0.25 मिलीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया और इस हिस्से को मैंने 0.25 मिलीमीटर नीचे शिफ्ट कर दिया। इसको 0.25 मिलीमीटर नीचे शिफ्ट कर दिया, इसको 0.25 मिलीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर एक सोर्स रख दिया ऐसे 15 सेंटीमीटर दूर। लाइट का सोर्स है, लाइट के सोर्स के पास जो वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। इसके लाइट के सोर्स से डायरेक्ट जो रेज है वो स्क्रीन पे ना पहुँचे, इसलिए बेटा मैंने बीच में ऐसे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिए, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इस तरह से लगा दिए। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब बेटा ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जो लाइट को जाने नहीं देगी, ये ओपेक है, ठीक है। तो अब इस सोर्स से लाइट जो जाएगी वो या तो ऊपर वाले लेंस से जाएगी या नीचे वाले लेंस से जाएगी, ठीक है। और फिर स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई इंटरफेरेंस वगैरह आएगा। मुझे पूछा गया फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ठीक है बेटा कर लेंगे, बहुत बड़ा टास्क ऐसा है नहीं। पहले इस लेंस के लिए देखो, इस लेंस से अगर देखें तो इस सोर्स से रेज आएंगी, इस सोर्स से बड़ा रेज आएंगी, ठीक है। लेंस के लिए अगर मैं कहूं बड़ा 1/v
-1/u is equals to 1 upon focal length, that is 1/10. ये आ गया 30, दैट इज 3 - 2, बड़ा v की वैल्यू आ गई है 30। इसका मतलब इस सोर्स की ये वाला जो इमेज लेंस बनाएगा बड़ा 30 बनाएगा। अच्छा, मैग्नीफिकेशन क्या होगा? मैग्नीफिकेशन बड़ा तुम लेंस के केस में तुम लोग जानते ही हो, दैट इज ऑफ कोर्स v/u। v है बड़ा 30, u है बड़ा -15, तो मैग्नीफिकेशन मेरे पास आ गया -2। मैग्नीफिकेशन -2 आ गया। इस बात का मतलब ये है कि इस सोर्स की जो इमेज बनेगी, अगर ये एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस है इस लेंस की, तो ऑब्जेक्ट अगर 0.25 मिलीमीटर नीचे है तो इमेज बड़ा 0.25 मिलीमीटर का दुगना, कितना हो गया? 0.5 मिलीमीटर हो गया। 0.5 मिलीमीटर ऊपर बनेगी, ये लीजिए 0.5 मिलीमीटर, तो इमेज बनेगी ऐसे ऐसे। मैं इसको एक बार के लिए नाम निकालता हूं S1। यही हालत बड़ा नीचे वाले से। नीचे वाले के लिए भी आप जानते हो u की वैल्यू है -15, तो v की वैल्यू आएगी +30। तो इस सोर्स की जो इमेज है ये बड़ा लेंस बना देगा यहां अगेन बड़ा मोर और लेस कहानी वही है। ये S2, ये इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से 0.25 मिलीमीटर ऊपर, बड़ा ये 0.25 है, तो 0.25 मिलीमीटर ऊपर है आपका सोर्स, तो उसकी इमेज बड़ा दुगनी, कितनी? 0.5 मिलीमीटर नीचे। 0.25 और 0.25, ये बड़ा 0.5 और आ गया। आपने देख लीजिए कितनी इंटेलिजेंटली आपने एक ही सोर्स से जो लाइट निकल रही थी उसको दो अलग अलग रास्तों से उस सोर्स से पहुंचा रहे हो। एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। तो इसको क्या लग रहा है? इसको क्या लग रहा है कि सोर्स वो नहीं है, सोर्स तो ये दोनों S1 S2 है, और ये S1 S2 एक्चुअली ओरिजिन एक ही जगह से हो रहे हैं, तो दोनों का ओमेगा तो सेम है, तो दोनों कोहेरेंट सोर्स है। अब इस स्क्रीन पर जो भी लाइट आएगी वो S1 से और S2 से आएंगी। बेटा किससे आएंगी? S1 और S2 से आएंगी। यू आएंगे बेटा लाइट। मैंने तो सिर्फ उसे दो रेज दिखाई है, इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज है। वो इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज S1 से यूं हर तरफ फैल जाएंगी, बड़ा इसी तरह से इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज S2 से यूं तरफ फैल जाएंगी। तो S1 से जो रेज आएंगी दे विल कम लाइक दिस, इसी तरह से S2 से रेज आएंगी ऐसे, एंड दीज रेज विल इंटरफियर। क्या दोनों का ओमेगा सेम है? बिल्कुल सेम है। क्या इस पॉइंट तक कोई पाथ डिफरेंस है? नहीं, दोनों ने बराबर दूरी तय की है, सेम मीडियम से आए हैं। इसके बाद जरूर हो सकता है किसी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की, किसी ने कम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की हो। जैसे इस वाले पॉइंट पर अगर इंटरफेयर करेंगे तो S1 ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और S2 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, तो पाथ डिफरेंस वगैरह आ सकते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है जरा गौर करना। 130 टोटल थी, जिसमें से आपने कह दिया कि सर 30 ये है, तो ऑब्वियस बात है कि मेरे पास 100 सेंटीमीटर लेंथ ही हो गई। अब मेरी इस स्क्रीन को ऐसा लगेगा कि दो सोर्स ऐसे हैं जिनके बीच में सेपरेशन है, कितना? 0.5 दैट इज 1.5 मिलीमीटर। कैपिटल डी है इन दोनों के बीच में और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस, बड़ा कितना आपके पास? 100 सेंटीमीटर। मुझसे पूछा है फ्रिंज विड्थ क्या होगी, बड़ा ऑफ कोर्स फ्रिंज विड्थ होगी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा हमें सवाल के अंदर दे रखा है 5000 इंटू 10⁻⁻10 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी इज 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ये लो बेटा, कैलकुलेशन चेक करना, शायद 10/3 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर।
बड़ा आपके फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। तो इस तरह का सवाल ही पूछ सकते हैं। कल को बड़ा पता लगा कि इन्होंने कोई इस तरह का अरेंजमेंट यूज़ कर लिया, कि उन्होंने कोई कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करके ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, बड़ा बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको सेंस समझ में आ गया कि हाँ कुछ भी कर लो, मोर और लेस बड़ा थ्योरी तो वैसे की वैसे ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा 3 पॉइंट्स हैं ऐसे जो बड़ा मुझे तुम्हें एक तरह से याद करवाने हैं। दैट इज़ अ शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। अलग अलग सिचुएशन के अंदर किस तरह के आपके इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं, जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, डार्क फ्रिंजेस होती हैं, कैसे कैसे बनती है, सुनिएगा। बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई कार्डबोर्ड है और उसमें मैंने कुछ पिन होल्स बना रखे हैं, S1 S2। सर पिन होल मतलब बड़ा कार्डबोर्ड लिया, एक पिन ली, पटाख से होल कर दिया, पिन ली, एक होल और कर दिया, ऐसे। तो ये जो S1 S2 है ये पिन होल्स है, ये आपके पिन होल्स है, स्लिट्स नहीं बड़ा इस बार, ठीक। और इस पूरे अरेंजमेंट पर मैंने ऐसे कोई ना कोई लाइट डाल दिया। अब इतना तो आप समझते हो, बाकी तो सारा का सारा कार्डबोर्ड जो है वो आपका ओपेक है, लेकिन ये जो आपका पिन होल S1 S2 है ये बिल्कुल पतले पतले एक तरह से सोर्सेस की तरह काम करेंगे। यहाँ पर जो भी लाइट आएगी वो S1 और S2 के कारण आएगी। S1 से जैसे लाइट आएगी वो हर तरफ फैल जाएगी, S2 से जैसे लाइट आएगी वो ऐसे हर तरफ फैल जाएगी। तो S1 से लाइट आएगी यूं यूं यूं, S2 से बेटा लाइट आएगी यूं यूं यूं, फिर ये दोनों ऑफकोर्स सामने वाले स्क्रीन पर इंटरफियर करेंगे। सामने वाले स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो बड़ा रफली ऐसा बनेगा कि बीचों बीच वाला जो होगा ना वो तो ऐसे एक ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। कारण हम जानते हैं, सुनना इस बात को, ऐसी स्ट्रेट बिल्कुल ऐसी बन जाएगी। कारण बता दो, इसके किसी भी पॉइंट पर बिल्कुल सिमेट्रिकली जितनी दूरी S1 से होगी उतनी दूरी S2 से होगी। S1 और S2 के बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट के सामने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि इसके हर पॉइंट से जितनी दूरी S1 की है उतनी दूरी S2 की है। तो इस स्ट्रेट लाइन के तो हर पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0 आएगा। तो ये तो बनेगी आपकी बेटा क्या, स्ट्रेट लाइन। बीच वाली तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन जो बाद वाली होंगी बेटा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि बेटा जैसे तुम हल्का सा ऊपर जाओगे S1 से ऊपर वाले से डिस्टेंसेस अलग आएंगे, नीचे वाले से डिस्टेंसेस अलग अलग आएंगे, और यहां पर बेटा आपके पास इस तरह से हाइपरबोलास बनेंगे, ऐसे बेटा हाइपरबोलास बनेंगे। हल्के फुल्के बेटा बच्चों को पता भी वाली बात कि जिनको ना पता बेटा लोड ना लें कि S1P माइनस S2P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन होती है बेटा किसी हाइपरबोला की। एक पॉइंट से S1P माइनस S2P बेटा इस तरह के S1P माइनस S2P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये बेटा किसका लोकस होता है, हाइपरबोला का। तो ऐसे हाइपरबोलास टाइप बन जाएंगे बेटा, ऐसे हाइपरबोलास। तो बीच वाला तो बेटा आपके पास स्ट्रेट और उसके बाद ये हाइपरबोला। बेटा प्लीज इस बात को आप याद रखें, बीच वाला तो ऐसे स्ट्रेट ब्राइट लाइन बन जाएगी, ये तो स्ट्रेट ब्राइट लाइन बन जाएगी। अगला ब्राइट जो होगा वो हाइपरबोला, फिर हाइपरबोला, फिर हाइपरबोला, हाइपरबोला, ऐसे ब्राइट, बीच में डार्क 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 है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके पास दो सोर्स ऐसे पड़े हो, बेटा मान लीजिए S1 S2 ऐसे पड़े हो, गौर से देखना, S1 S2 यूं पड़े हैं और इस स्ट्रेट लाइन पर आगे जाकर मैंने ऐसे परपेंडिकुलरली स्क्रीन रख दी है। बेटा क्या रख दिया, स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पर कैसा पैटर्न बनेगा अभी सोचते हैं बेटा, बिल्कुल सोचते हैं। मान लो बेटा कि S1 और S2 के बीच में जो सेपरेशन है वो 4.3 टाइम्स ऑफ लैम्डा है। S1 में से जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ भी लैम्डा है, S2 में से जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ भी लैम्डा है। तो दोनों का लैम्डा सेम, तो दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं, ठीक है बेटा। S1 के कारण कोई ना कोई बेटा लाइट पहुंची यहां पर, S2 के कारण बेटा कोई ना कोई लाइट पहुंची यहां पर। जिस पॉइंट पर बेटा लाइट पहुंची उसका लेट से बेटा ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये बड़ा बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर है, तो ऑफकोर्स बड़ा ये वाला एंगल भी लगभग लगभग आपका थीटा। मैं इसे डी वगैरह बोलता हूँ, कैपिटल डी बोलता हूँ। ये वाला एंगल थीटा, तो रफली बड़ा ये वाला एंगल भी थीटा, क्योंकि बड़ा पॉइंट बहुत दूर है।
यहां से खींच दो एक परपेंडिकुलर। अगर ये d है तो ये लेंथ आपके पास आएगी d का cos थीटा। और मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि वो वाला पॉइंट अगर दूर है तो ये दोनों लेंथ तो लगभग 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 बराबर है। सिर्फ ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, दैट इज d cos थीटा। दिस d cos थीटा इज ऑफ कोर्स बड़ा 4.3 टाइम्स लैम्डा का cos थीटा। नजदीक वाले पॉइंट्स पर थीटा छोटा होगा तो ऑफ कोर्स बड़ा पाथ डिफरेंस बड़ा होगा। थीटा छोटा तो कॉस्ट बड़ा, कॉस्ट बड़ा तो पाथ डिफरेंस बड़ा। कहीं ना कहीं ऑब्वियस बात है कि बेटा आपका पाथ डिफरेंस जो है वो 4 लैम्डा आएगा, लेकिन 4 लैम्डा जिस एंगल थीटा पर आएगा वो एंगल थीटा इधर भी होगा, 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 इधर भी होगा। क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? ब्राइट आपके पास सर्कल बन जाएगा। और इसके हर पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटा? 4 लैम्डा। मैं तो एंगल थीटा निकाल भी सकता हूं, मेरे तो आसान से काम है कि 4.3 टाइम्स लैम्डा का cos थीटा शुड बी इक्वल टू 4 लैम्डा। बस आ गया। सर अगला ब्राइट कहां पर आएगा? बेटा अगला ब्राइट वहां पर आएगा, थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा, यहां कहीं, यहां कहीं, जब आपका पाथ डिफरेंस और छोटा आएगा। क्यों? बेटा एंगल थीटा जितना बड़ा होगा cos थीटा छोटा होगा, cos थीटा छोटा होगा तो पाथ डिफरेंस आपका छोटा होगा। तो अगला एक कंसेंट्रिक सर्कल टाइप और आ जाएगा, जहां पर आपका पाथ डिफरेंस जो होगा बेटा वो इस तरह से 3 लैम्डा आ जाएगा। फिर अगला बेटा और आ जाएगा, जहां पर आपका पाथ डिफरेंस जो है वो 2 लैम्डा आ जाएगा। फिर अगला एक और आ जाएगा बेटा ऐसा सर्कल, जहां पर आपका पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा आ जाएगा। तो ऐसे क्या बन जाएंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल। और हम तो एंगल की पोजीशंस निकाल सकते हैं। सर मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है बेटा, बहुत सिंपल। अगर इसकी पोजीशन निकालनी है तो आप कह सकते हो कि सर पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी cos थीटा, इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा। डी की वैल्यू मुझे दे रखी है 4.3 टाइम्स लैम्डा, उसका cos थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। बेटा cos थीटा के मेरे पास वैल्यू आ गई है 1/4/3। अब cos थीटा इक्वल्स टू 1/4/3, इधर भी, 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 पूरी की पूरी तरह से ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, लेकिन कैसी? सर्कुलर बन जाएगी। बेटा क्या बन जाएगी? सर्कुलर। तो यहां पर आपके पास जो अरेंजमेंट आएगा उसमें आप ऐसा कह सकते हो कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो बना है वो इस तरह से सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स बने, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये बड़ा जेईई एडवांस का सवाल भी है। ये बड़ा अपना वाला केस जिसमें हमने देखा कि है ना, हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, उसके सामने बेटा ये हमने 2 स्लिट्स ले रखी हैं, S1 और S2। S1 S2 जो है ये बेटा स्लिट्स, सामने बेटा आपके पास स्क्रीन है, हमने बेटा लाइट फेंक दी है इस तरह से। हम जानते हैं कि जो भी लाइट है बेटा बाकी जगह तो रुक जाएगी, लेकिन S1 में से निकलेगी यूं और हर तरफ फैल जाएगी। इसी तरह से S2 में से निकलेगी और हर तरफ फैल जाएगी, हर तरफ फैल जाएगी, यूं हर तरफ फैल जाएगी। फिर सामने वाली स्क्रीन पर इंटरफेरेंस आएगा। इंटरफेरेंस कैसे आएगा उसका आपको एक रफ आइडिया तो है ही। इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बनता है बेटा तुम लोग जानते ही हो। सबसे पहले बेटा सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमा, ऐसे बेटा स्ट्रेट स्ट्रिप बनेगी। फर्स्ट मैक्सिमा ऐसे ऊपर बनेगी, नीचे बनेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइंस टाइप बनेगी बेटा, ऐसे स्ट्रेट लाइंस बनेगी। ये आपका सेकंड मैक्सिमा, ये बेटा आपका सेकंड मैक्सिमा, ऐसे स्ट्रेट लाइन टाइप ही बनेंगे सारे के सारे बेटा, इस तरह से स्ट्रेट लाइंस टाइप ही बनेंगी। इसी स्क्रीन में अगर बेटा तुम बहुत दूर चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ, चाहे ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ उस केस में क्या होगा कि ये जो S1 और S2 है ये तुम्हें पॉइंट सोर्स की तरह नजर आना स्टार्ट कर देंगे। उस केस में आपके पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न होंगे सिर्फ और सिर्फ उस केस में हाइपरबोला की तरह आएंगे। लेकिन हम लोग हाइपरबोला कंसिडर करते ही नहीं, क्योंकि बेटा हम तो सारी जो थ्योरी है वो एंगल थीटा छोटे के लिए पढ़ते हैं। तो जो बहुत दूर वाला होगा सिर्फ और सिर्फ वही बड़ा ऐसे हाइपरबोला वाला होगा। जो नज़दीक वाले होंगे जिनको हम पढ़ने में तो बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रेट, एकदम सीधी सीधी बड़ा लाइंस की तरह ही आपको नजर आएगा।
ये बेटा 3 बातें ज़रूर याद रखें। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस। बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आसान सा है, मज़ेदार सा है। सुनिएगा बेटा और कोशिश करना कि इसका फॉर्मूला तुम लोग याद भी रखो। बेटा मान लीजिएगा आपके पास कोई बहुत ही पतली सी ऐसी बेटा कोई थिन फिल्म है। ये बड़ा प्लास्टिक की थिन फिल्म हो सकती है, ऑयल की थिन फिल्म हो सकती है ना, कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ है जिसकी थिन फिल्म है, थिकनेस बहुत कम है, इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर टाइप्स। ये लीजिए बड़ा, ये थिन फिल्म है। इस थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू है और इसकी थिकनेस आपके पास टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इसकी थिकनेस जो आपके पास वो टी है। हमने इसके ऊपर लेट से बड़ा कोई ना कोई लाइट गिरा दी ऐसी, वो भी ऐसी लाइट जिसका वैक्यूम में लेट से बड़ा वेवलेंथ आपके पास लैम्डा है। ऊपर वाले जो सरफेस है मैंने उसको 1 बोल दिया, नीचे वाले सरफेस को मैंने ऐसे 2 बोल दिया। ये जो दोनों सरफेसेस है ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग पार्शियली रिफ्रैक्टिंग है, मतलब बड़ा एक वेव को थोड़ा अंदर भी आने देंगे और बाहर भी जाने देंगे। कैसे, सुनना। जैसे ही लाइट नॉर्मली गिरी, इसका एक हिस्सा यहीं से पलटकर वापस चला गया। जो हिस्सा वापस लौट कर चला गया मैंने उसको आर बोल दिया। आर मतलब टकराते रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, इट मेक सेंस। अच्छा बेटा मैं एक बात बोलना भूल गया, मैं यहां पर भी वैक्यूम कंसिडर कर रहा हूं, यहां पर भी वैक्यूम, एयर भी कर लो, और बीच में थिन फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। यहां तक ठीक है। इसी वेव का एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा हिस्सा अंदर एंटर कर गया। जो हिस्सा अंदर एंटर कर गया वो ट्रांसमिट हो गया, तो मैंने उसको टी लिख दिया। हालांकि वैसे रिफ्रैक्ट हुआ है तो, लेकिन मैं रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता वर्ड्स में, तो मैंने इसको टी लिख दिया, इसको आर लिख दिया, मतलब ट्रांसमिट हो गया है। ठीक है। जब अगेन इस वाले सरफेस पे आया तो उसके साथ 2 चीजें हो सकती हैं कि इसी वेव का एक हिस्सा बाहर निकल जाएगा, जो बाहर निकल जाएगा मैंने उसको बोल दिया टी टी। फिर टी टी नाम कैसे, यहां पर भी ट्रांसमिट हुआ, फिर यहां पर भी ट्रांसमिट, ट्रांसमिट एंड ट्रांसमिट, और इसी का एक हिस्सा पलट कर यूं आ गया। जो हिस्सा पलटा है मैं उसका नाम निकाल रहा हूं टी आर। सर ये टी आर नाम क्यों निकाल रहे हो, पहले हुआ ट्रांसमिट, अब हुआ रिफ्लेक्ट। अब जब वापस से इस सरफेस पे आया तो फिर से 2 काम हो सकते हैं, एक काम कि अंदर आ जाए, दूसरा काम कि बाहर निकल जाए। जो बाहर निकालेंगा उसका नाम निकाल दूंगा टी आर टी। क्या नाम निकाल दूंगा बेटा, टी आर टी। टी आर टी नाम क्यों निकाला, बिकॉज इट गॉट ट्रांसमिटेड देन रिफ्लेक्टेड देन ट्रांसमिटेड। और मान लीजिए कि बेटा यहां कहीं कोई आपका ऑब्जर्वर है, और वो सरफेस 1 को ऑब्जर्व कर रहा है, वो सरफेस 1 को देख रहा है, वो सिर्फ सरफेस 1 में इंटरेस्टेड है कि यार सरफेस 1 जो है जिन लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर रही है उनको देखते हैं। तो इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि यार इस सरफेस से एक तो आर आ रही है और एक टीआरटी आ रही है। अगर ये दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो ऑब्वियस बात है कि है ना, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सरफेस 1 ग्लो करते हुए नजर आएगी। सरफेस 1 जो होगी वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेगी। 2 शब्द यूज कर रहा हूं बेटा मैं भी, है ना, सरफेस 1 की बात कर रहा हूं। सरफेस 1 के लिए क्या शब्द यूज कर रहा हूं बेटा, पहला तो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट जब करेगी। स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है बेटा, स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करना मतलब उस वेवलेंथ के लिए आपकी जो सरफेस 1 है वो ग्लो करेगी। सर ग्लो क्यों करेगी, ग्लो इसलिए करेगी कि ये जो आर है और ये जो टीआरटी है ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। इसका मतलब हमारा जो आर एंड टीआरटी है ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। आखिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि एक तो यहीं से पलट गया
और जो टीआरटी है उसने टी डिस्टेंस अंदर जाना और टी डिस्टेंस बाहर आना, उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कितनी? 2t की। मेरे समझदार बच्चे बोलेंगे सर 2t तो दिखावे की लेंथ है, ये जो लेंथ है ये 2t नहीं है, 2 μt है। 2t तो तुम्हारी ज्योमेट्रिकल लेंथ है और ये ऐसे मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ऑफ कोर्स म्यूटी लेंथ जाने की और म्यूटी लेंथ आने की, तो इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है बेटा। कितनी? 2 μt। ये तो इसकी पाथ लेंथ हो गई, अच्छी बात है। ये वाली जो वेव है इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, ये तो वहीं पलट गया, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर मीडियम से, क्योंकि ये वैक्यूम है, ये डेंसर। जब भी डेंसर मीडियम से बड़ा रिफ्लेक्शन होता है तो या तो फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का, या पाथ डिफरेंस आता है λ/2 का। तो इसने जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसके कारण पाथ डिफरेंस आ गया होगा। कितने का आ गया होगा? λ/2 का। कितने का आ गया होगा? λ/2। तो इसने जो 2 μt डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की उसके कारण पाथ डिफरेंस आया 2 μt का। इसने जो यहीं से सीधा ही रिफ्लेक्ट हो गया है इसके कारण पाथ आया, पाथ डिफरेंस आया λ/2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? ये लो, इसकी पाथ लेंथ ये, इसकी पाथ लेंथ ये, दोनों के बीच बड़ा डिफरेंस आपका हाँ बेटा कितना? जिसने इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की म्यूटी, उसके कारण इतनी पाथ लेंथ। इसका बड़ा सीधा डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो गया तो इसकी पाथ लेंथ ये, बड़ा पाथ डिफरेंस कितना होगा? माइनस कर दो। सर इसका भी तो रिफ्लेक्शन हुआ है, जो ये आपका टीआरटी है इसका भी तो रिफ्लेक्शन हुआ है। अरे बेटा इसका रिफ्लेक्शन हुआ है किससे? रेयर मीडियम से। रेयर मीडियम से जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो हम कोई पाई का फेज या फिर λ/2 का कोई पाथ डिफरेंस वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ जब डेंसर मीडियम से होता है तभी करते हैं। तुम क्या चाहते हो? सर मैं तो ये चाहता हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। मेरे पास आ गया है 2 μt is equals to n plus half times of lambda। लैम्डा की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 4 μt अपॉन 2n प्लस 1, या फिर बेटा सीधा लिख दूं 4 μt अपॉन ऑड। बेटा 2n प्लस 1 निकाल लूँ, ऑड ही तो हुआ। n को 0 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, n को बेटा 1 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, n को बेटा 2 रखूंगा तो 5 आ जाएगा, एंड समथिंग लाइक दैट। ये सारी की सारी वेवलेंथ वो है, ये सारी की सारी वेवलेंथ वो है जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होंगी, और ये सारी की सारी जो वेवलेंथ है उसके जो कलर होंगे वो थोड़े से में अच्छे नजर आएंगे सरफेस वन पर। अगर मैंने व्हाइट लाइट इसके ऊपर डाल दी जिसमें सारी की सारी विजिबल वेवलेंथ है तो सब की सब मेरी आई को बड़े शानदार तरीके से नजर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ वही अच्छे से नजर आएंगे, वही स्ट्रांगली ग्लो करेंगे, वही कलर अच्छे से नजर आएंगे सरफेस वन पर, जो बेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, जिनकी वेवलेंथ जो होगी वो 4 μt अपॉन 2n प्लस 1 होगी। तो इसीलिए बेटा इस तरह की थिन फिल्म को ऐसे अगर ऊपर से देखोगे तो बेटा कुछ कलर हमें बहुत ही स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पानी के सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल गिरा दो, उस सरफेस को ऊपर से देखते हैं तो हमें कुछ कलर बहुत ही शानदार तरीके से नजर आते हैं, कुछ कलर नजर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उस ऑयल की जो ऊपर वाली लेयर है ना उसने उन वेवलेंथ्स को, जो कलर आपको नजर आ रहा है ना, उन वेवलेंथ्स को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट किया है, उन कलर्स का ऊपर वाले सरफेस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, वो आपको शानदार तरीके से नजर आए। सर कौन से कलर जो होंगे जो सरफेस वन पर पुअरली रिफ्लेक्टेड होंगे, या फिर जो ग्लो नहीं होंगे बल्कि वो कलर्स बिल्कुल डार्क होंगे, में नजर नहीं आएंगे। तो उसके लिए सीधी सी बात है, मैंने आपको सिखा रखी है कि उसके लिए क्या करना है। आपने पाथ डिफरेंस तो निकाल लिया कि जो R और TRT है इन दोनों के जो पाथ डिफरेंस क्या है, 2 μt माइनस λ/2। इट शुड बी, ये दोनों जो आपके RT और TRT हैं, हम चाहते हैं ये जो सीधा ये जो आपकी वेव सीधे ही रिफ्लेक्ट हो गई है
और जो पहले ट्रांसमिट होके फिर रिफ्लेक्ट होके फिर वापस से ट्रांसमिट हुई है, ये दोनों जो वेव्स हैं हम चाहते हैं कि ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट ना हो, इसके कलर मुझे अच्छे से नजर ना आए। तो ऑब्वियस बात है कि मैं चाहूंगा कि इन दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हो तो पाथ डिफरेंस शुड बी, ऑब्वियस बात है बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 बेटा कैंसिल, मेरे पास आ गया है 2 म्यू टी is equals to n times lambda, lambda is equals to 2 mu t upon n की बेटा वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, 8 रख दो, 9 रख दो। ये सारे की सारी वेवलेंथ वो हैं जो वेवलेंथ जो है ऊपर वाली सरफेस ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है। और बेटा अगर हम सरफेस 1 को देख रहे हैं तो ये वाली वेवलेंथ हमें कम नजर आएंगी, कम नजर आएंगी। ठीक है बच्चों, याद रख सकते हैं इन बातों को। इसका उल्टा भी देखते हैं बेटा कि सरफेस 2 पर क्या होता है। जैसे हमने अभी भी देखा कि हमारे पास ये कोई थिन फिल्म है बेटा, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, और इसकी थिकनेस टी है। ये जिस मीडियम का बना हुआ है बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू है। इसकी थिकनेस बेटा टी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और हमने इसके ऊपर कोई ना कोई लाइट गिरा दी है। ऐसे हमने कोई ना कोई लाइट गिरा दी ऐसे, जिसकी वेवलेंथ बेटा लेट से लैम्डा है। ये ऊपर वाला जो सरफेस है दिस इज सरफेस 1, नीचे वाला जो सरफेस है वो सरफेस 2 है। इस बार बेटा हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं बेटा सरफेस 2 को देख रहे हैं। सरफेस 1 तो देख चुके हैं। सरफेस 1 की तो दोनों कंडीशन से अपन लोगों ने याद भी कर ली कि किस किस वेवलेंथ को वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रही है और किस किस वेवलेंथ को वो वीकली रिफ्लेक्ट कर रही है। अब सरफेस 2 को देखते हैं। जो बेटा आपके पास लाइट आई है उसका एक हिस्सा अंदर आ गया। जो हिस्सा अंदर आ गया मैंने उसको टी बोल दिया। जो हिस्सा अंदर आ गया उसका एक हिस्सा बेटा सीधा बाहर निकल गया। जो सीधा हिस्सा बाहर निकल गया मैंने उसका नाम निकाल दिया टी टी, बिकॉज इट गॉट ट्रांसमिटेड एट दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट। अच्छा, इसका एक हिस्सा बेटा पलट गया। जो हिस्सा पलट गया मैंने उसका नाम निकाल दिया टी आर। क्यों? क्योंकि पहले ट्रांसमिट हुआ फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ऑफ कोर्स इसका एक हिस्सा बाहर निकल जाएगा जिसको हम स्टडी कर चुके हैं, एक हिस्सा वापस अंदर आएगा। एक हिस्सा बेटा वापस अंदर आएगा। जो वापस अंदर आया मैंने उसका नाम निकाल दिया टी आर आर, क्योंकि इट गॉट ट्रांसमिटेड, गॉट रिफ्लेक्टेड। अब यहां पर आ गया। यहां पर अगेन एक हिस्सा वापस नहीं जा सकता है, लेकिन एक हिस्सा बेटा वापस बाहर आएगा। जो बाहर आएगा मैं उसका नाम निकाल देता हूं टी आर आर टी। क्यों बेटा? ट्रांसमिट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर वापस ट्रांसमिट हुआ। अब मेरी आंखों पर जो रेज आ रही है, एक तो वो टी टी आ रही है और एक बड़ा ऑफ कोर्स टी आर आर टी आ रही है। अगर ये दोनों वेव्स स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो, इस बात का अर्थ ये है कि इन दोनों के बीच में एक तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है और ये वाली जो वेवलेंथ है मुझे अच्छी खासी नजर आएगी। और इन दोनों के बीच में अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो ये वाली वेवलेंथ मुझे अच्छी तरीके से नजर नहीं आएगी। सिंपल बात है। तुम अगर कोई कह दे कि सरफेस 2 पर कौन सी वेवलेंथ स्ट्रांगली ट्रांसमिट होंगी या फिर कौन सी वेवलेंथ, कौन से कलर जो है वो ग्लो करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि ये जो तेरा टी है और जो तेरा टी आर आर टी है, इन दोनों के बीच में पक्की बात है मेरे प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अब पाथ डिफरेंस निकालना है। एक रे सीधी आ गई, दूसरी बड़ा जाके ऐसे आ गई। दोनों यहां तक तो सेम ही है, एक बड़ा सीधी आ गई, ट्रांसमिट होने पर कोई फेज वेज नहीं आता। लेकिन जो दूसरी वाली है उसने टी डिस्टेंस जाना और टी डिस्टेंस आना, 2t एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है। 2t तो बोलने की है, 2 म्यू टी, क्योंकि उसने वो 2t डिस्टेंस एक ऐसे मीडियम में ट्रेवल की है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है 2 म्यू टी।
बच्चे बोलेंगे सर उसका 2 बार रिफ्लेक्शन भी तो हुआ है, उसका 1 बार रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, 1 बार रिफ्लेक्शन यहां से, लेकिन चाहे ये वाला रिफ्लेक्शन हो चाहे ये वाला रिफ्लेक्शन हो, इधर भी वैक्यूम है इधर भी वैक्यूम है, दोनों तरफ अगर वैक्यूम है तो ऑब्वियस बात है कि उसने रिफ्लेक्शन किया है रेयर मीडियम से, तो कोई पाई बाई का फेज ऐड नहीं करते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वेव तो सीधी आ गई और दूसरी वाली वेव ने म्यूटी जाना म्यूटी आना 2 म्यूटी की एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है। दिस इज द ओनली पाथ डिफरेंस एंड दिस पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। लैम्डा की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 2 म्यूटी अपॉन एन। अरे सर ये तो वही वेवलेंथ है जो हमारी सरफेस 1 ने वीकली रिफ्लेक्ट की थी, वही वेवलेंथ आपके सरफेस 2 ने स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर दी, सॉरी स्ट्रांगली ट्रांसमिट कर दी। सही बात है बेटा, अगर आपने व्हाइट लाइट डाली है तो उसमें तो हर तरह कलर होंगे, अगर किसी कलर को इसने स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट नहीं करके वीकली रिफ्लेक्ट किया है तो ऐसा तो है नहीं कि उन वो जो फोटॉन्स हैं वो गायब हो जाएंगे, वो वेव्स गायब हो जाएंगी। अगर एनर्जी तो टोटल कंजर्व है और अगर एनर्जी कंजर्व है तो ऑब्वियस बात है कि कोई कोई वेवलेंथ अगर यहां पर वीकली रिफ्लेक्ट हुई है तो वही वाली वेवलेंथ यहां पर स्ट्रांगली ट्रांसमिट हो जाएगी। जो जो कलर बेटा आप यहां से जब देख रहे थे तब वो गायब नजर आ रहे थे, वही कलर आपको यहां पर ज्यादा नजर आएंगे, वही कलर आपको यहां पर ज्यादा नजर आएंगे। ये वही वेवलेंथ है जो सरफेस 1 ने वीकली खराब तरीके से रिफ्लेक्ट की थी, जो बिल्कुल ग्लो नहीं हुए थे, डार्क थे, वही कलर बड़ा यहां पर आपको स्ट्रांगली नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ गए बेटा इस बात को। इसी तरह से सरफेस 2 पर कौन सी वेवलेंथ होंगी जो वीकली ट्रांसमिट होंगी, या फिर सही कहूं तो डार्क होंगी। तो सीधी सी बात है बेटा, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मेरे पास जो पाथ डिफरेंस है, जो मेरे पास पाथ डिफरेंस है, मैं उसे क्या कर दूंगा बेटा, पाथ डिफरेंस को कर दूंगा कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। बेटा पाथ डिफरेंस कितना है मैं निकाल चुका हूं, पाथ डिफरेंस है 2 म्यूटी इज इक्वल्स टू क्या बेटा, n माइनस हाफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। बेटा मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है 4 म्यूटी अपॉन 2n माइनस 1। बेटा वहां पर 2n प्लस 1 लिखा था, यहां पर 2n माइनस 1 लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बेटा वहां पर n की गिनती स्टार्ट कर दी थी अपन ने 1 से, बेटा यहाँ पर n की गिनती स्टार्ट कर देंगे अपन कहां से बेटा, वहां यहां पर स्टार्ट कर देंगे बेटा हम n की गिनती 1 से, बेटा वहां पर मैंने स्टार्ट कर दी 0 से। वही वेवलेंथ वापस से आगे बेटा कितनी, 4 म्यूटी अपॉन 1, 4 म्यूटी, अगली बेटा क्या वैल्यू आएगी 3, 4 म्यूटी अपॉन 5, अगेन अगली वैल्यू क्या आएगी बेटा 4 म्यूटी अपॉन 7। ये वही सारी की सारी वेवलेंथ हैं जो सरफेस 1 ने स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट की थी। सरफेस 1 ने जिन वेव्स को बेटा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर दी है बेटा, वो तो ऊपर वाली सरफेस पर ग्लो करेंगे, वो नीचे वाली सरफेस पर ग्लो नहीं करेंगे, बल्कि नीचे वाली सरफेस तो उनके लिए डार्क होगी। अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, सरफेस 1 पर जो आपने फॉर्मूला याद कर ले उनसे आप सरफेस 2 में काम चला सकते हो, बस उल्टा कर देना बस बेटा उल्टा कर देना। आगे चलते हैं बच्चों, एक छोटा सा सवाल पूछा है बेटा, मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा मेरे पास उसका 1.2, इसकी थिकनेस बेटा 1.5 माइक्रोमीटर है। मैंने इस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल दी है, ऊपर वाली सरफेस सरफेस 1, नीचे वाली सरफेस बेटा सरफेस 2। फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कौन सी वेवलेंथ होंगी जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होंगी। स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट मतलब सरफेस 1 को ग्लो कराना है, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस 1 को ग्लो कराना या फिर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट की हमें कंडीशन याद है। कंडीशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 म्यूटी अपॉन ऑड, लिख देंगे हम तो बड़े आराम से, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 म्यूटी अपॉन 2n प्लस 1 लिख दो, 2n माइनस 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 म्यू, बेटा म्यू कितना है 1.2, टी कितना बेटा 1.5 माइक्रोमीटर डिवाइड बाई ऑड। बेटा करना जरा मल्टीप्लाई, बेटा 1.5 इंटू 1.2, ये तो 1.8 हो गया ना। एक बार चेक करना, -7.2 इंटू 10⁻⁻⁶,
या फिर रास्ता में भी लिख सकते हो, दैट इज 7200 नैनोमीटर अपॉन ऑड। सर अपॉन ऑड का मतलब क्या है बेटा, 7200 नैनोमीटर स्ट्रांगली होगा, अगला 7200 बटे 3 नैनोमीटर भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगा, 7200 नैनोमीटर बटे 5 भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगा, 7200 नैनोमीटर बटे 7 भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगा, एंड सो ऑन। कोई अगर मुझसे ये पूछे ना कि सर सरफेस टू किन किन वेवलेंथ को वीकली ट्रांसमिट करेगा, ये सेम आंसर होंगे, सेम आंसर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसी में अगर मैं देखूं दूसरा सवाल मुझसे क्या पूछ रखा है, मुझसे पूछ रखा है कि विच वेवलेंथ आर स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड। अरे प्यारे बच्चों, स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या था कि स्ट्रांगली ट्रांसमिट करने के लिए लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन एन। तो लिख देना बेटा, लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन इंटीजर। म्यू है बेटा मेरे ख्याल से 1.2, थिकनेस है बेटा मेरे ख्याल से 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर अपॉन इंटीजर। बड़ा अगेन 1.5 इंटू 1.2 तो कितना हो गया बेटा 1.8, 1.8 इंटू 2 बेटा कितना हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एन, बड़ा 3600 1 2 3 10⁻⁻9 बड़ा मैं नैनोमीटर लिख दूँ अपॉन एन, मतलब 3600 नैनोमीटर, 3600 नैनोमीटर अपॉन 2, 3600 नैनोमीटर अपॉन 3, 3600 नैनोमीटर अपॉन 4, एंड सो। ये सारे के सारे जो वेवलेंथ है ये हमारी जो नीचे वाली सरफेस है ये स्ट्रांगली ट्रांसमिट करेंगी, ये वही वेवलेंथ है जो ऊपर वाली सरफेस ने वीकली रिफ्लेक्ट भी की होंगे। आई रियली होप बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं बेटा। हाँ बेटा, अपनी जो वेव ऑप्टिक्स की एसेंशियल शीट है उसके एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में बड़ा आप सेक्शन F तक निपटा सकते हो, टिल सेक्शन F बोल रहा हूँ बड़ा, सिर्फ सेक्शन F नहीं बोल रहा हूँ, टिल सेक्शन F बोल रहा हूँ। और इसी तरह से पार्ट 2 के अंदर आप बड़ा टिल सेक्शन E कर सकते हो। मैं सिर्फ सेक्शन E नहीं बोल रहा हूँ, टिल सेक्शन E बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लेना बेटा। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेना। पार्ट 4 बेटा पूरा ही कर लेना, ठीक है। बाकी तो बेटा ठीक है, धीरे धीरे निपटा लेना। एक आपके लिए छोटा सा काम और दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए है ना, यहाँ वैक्यूम है, ये थिन फिल्म है जिसका कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इधर वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इवन हमारे थिन फिल्म से भी ज़्यादा है। तो जैसे ये वैक्यूम हो गया, ये बड़ा मान लो कि ऑयल हो गया, ये वाटर हो गया, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल से ज़्यादा है। इस केस में कौन सी वेवलेंथ जो होंगी वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होंगी, और कौन सी वेवलेंथ होंगी जो स्ट्रांगली ट्रांसमिट होगी। ये भी निकाल लेना अगर मन हो आपका, तो ये आपके लिए खुद ही करने के लिए मैं आंसर बता देता हूँ कि जो आंसर आपका, जो मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था उसमें था, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट वाला जो आपका आंसर आया था वो इसका आ जाएगा, और स्ट्रांगली ट्रांसमिट वाले का जो आंसर आया था वो आपका स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड का हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन होगा ना इस बार, तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा तो या तो पाथ डिफरेंस में आपको λ/2 जोड़ना पड़ेगा, या फिर फेज डिफरेंस में आपको पाई जोड़ना पड़ेगा। उसके कारण सारा का सारा आंसर जस्ट पलट जाएगा।
ठीक है, निकाल लेना उसका।